हेलो, अब आ रही है आवाज़ सभी को? बसंत जी गुड आफ्टरनून, ममता जी गुड आफ्टरनून, सतपाल जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। आवाज़ अब शायद मेरे ख्याल से क्लियर आ रही होगी। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अभी आ रही है आवाज़? हाँ जी, आ रही है अभी, है ना? ममता जी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और आज का जो चैप्टर रहेगा वो डेलनेट से संबंधित रहने वाला है। देखिए, डेलनेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके नामकरण के बारे में, ठीक है। ओके, बिल्कुल आ रही है आवाज़, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके नामकरण की बात करते हैं। डेलनेट का जो नाम है दोस्तों, वो वर्तमान समय में नाम इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, ठीक है। आशा जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार आप कमेंट ना करें, गुड आफ्टरनून मैंने सभी को बोल दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की। डेलनेट का पुराना नाम है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ मैं, वर्तमान में इसका नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। और जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था उस समय इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये जो नामकरण का जो सिलसिला है दोस्तों, वो भी किस प्रकार चेंज हुआ, उसका भी कई रीजंस है। तो उनकी भी बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नामकरण की। और इसका जो नामकरण है दोस्तों, वो वर्तमान समय में इसका जो नाम है दोस्तों, वो क्या है? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क। ये क्या है भाई? वर्तमान समय में इसका नाम है, ठीक है। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको वर्तमान समय में जाना जाता है। पहले इसका नाम क्या था उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे हम यहाँ से। पहले जो इसका नामकरण था दोस्तों, उसके बारे में बात करूँ यहाँ से, तो इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, जब इसकी स्थापना की गई थी, उस समय इसका नाम रखा गया था क्या? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। स्थापना के समय इसका नाम क्या रखा गया था भाई? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको स्थापित किया गया था। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको स्थापित किया गया था। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही डेलनेट को किस वर्ष स्थापित किया गया था, यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो इसको जो स्थापना का जो समय है दोस्तों, वो समय किस प्रकार से हम नोट करेंगे यहाँ से। दो प्रकार का समय हमें ध्यान रखना है यहाँ से। पहला, इसको स्थापित कब किया गया था। दूसरा, हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इसको स्थापित किस रूप में किया गया था। इसका नामकरण तो क्या था? दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, लेकिन ये नाम भी जो है वो बाद में इसको प्रोवाइड करवाया गया था। जैसे ममता जी ने कह रहे हैं कि इसकी जो स्थापना है वो 1998 में की गई थी, 1988 में की गई थी। बिल्कुल सही जवाब आपका। तो सबसे पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, इसकी जो स्थापना है दोस्तों, उस स्थापना का सिलसिला किस प्रकार से जारी हुआ। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि डेलनेट को जनवरी 1988 में, बात करें हम कब भाई? जनवरी 1988 में, जनवरी 1998 में, 1988 में, जनवरी 1988 में इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर के रूप में दिल्ली में स्थापित किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जनवरी 1988 में किस नाम से? तो इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर, लाइब्रेरी सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर दिल्ली में स्थापित किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर कहाँ पड़ता है आपका? दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो सन 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद की अगर मैं जहाँ से चर्चा करूँ, तो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस डेलनेट का पंजीकरण किस वर्ष किया गया था। तो सन 1992 में सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत इसको क्या किया गया था? एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, ठीक है ना। तो बात करें हम आगे की, तो आगे 1992, सन 1992 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? सोसाइटी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया भाई? अधिनियम के तहत इसको एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया, ठीक है। तो सन 1992 में इसका क्या कर दिया गया? इसका पंजीकरण किया गया, ठीक है ना। पंजीकरण या इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था सन 1992 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया गया था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे दो बात आपको और ध्यान रखनी है कि शुरुआत में इस डेलनेट को निशात और डीएसआईआर का सहयोग प्रदान था, ठीक है ना। निषाद और डीएसआईआर के सहयोग से क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था डेलनेट। निषाद की मैं बात करूंगा यहाँ से। निषाद के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि निषाद की जो स्थापना है वो
किस वर्ष की गई है, या इसको लॉन्च करने का जो कार्य क्या है वो किस वर्ष किया गया है। साथ ही इसकी फुल फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ से फुल फॉर्म के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो निषाद का पूरा नाम क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे DSIR की। DSIR का पूरा नाम भी मैंने आपको बताया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना किस वर्ष की जाती है ये भी मैंने आपको बताया है। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये सारी बातें आप मुझे बता सकते हो। तो देखिए जनवरी 1988 में इसको क्या किया गया था, इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी है ये, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी के रूप में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी, सेंटर लाइब्रेरी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी दिल्ली में स्थापित किया गया था। साथ ही आपको ध्यान रखना है सन 1992 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसको पंजीकृत किया कर दिया गया था। अब आपको ध्यान ये रखना है यहाँ से कि शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूँ, शुरुआत में इस डेलनेट को किसके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। तो शुरुआत में आपको ध्यान ये रखना है कि शुरुआत में या जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय शुरुआत में इसे निषाद और DSIR किसके द्वारा भाई, निषाद व DSIR का सहयोग प्राप्त था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। शुरुआत में इसको सहयोग कौन करता है, सहयोग प्राप्त था। तो शुरुआत में इसको सहयोग करने वाली दो संस्थाएं थी, दोनों संस्थाओं का नाम जो है दोस्तों, पहली संस्था आपकी निषाद और दूसरी संस्था आपकी DSIR, ठीक है ना। तो आपको प्रश्न बेसिक से पूछा जा सकता है कि जब डेलनेट को स्थापित किया गया था उस समय इसके किसके द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था, या इसे किसका सहयोग प्राप्त था। यह प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर की बात करूं तो मैं निषाद और DSIR बात कर लेते हैं, निषाद के बारे में और DSIR के बारे में छोटी छोटी। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ से निषाद की। निषाद का पूरा नाम आपको एग्जाम में पूछा सकता है। निषाद का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। निषाद का पूरा नाम क्या है, तो निषाद का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड क्या हो जाएगा भाई, टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है भाई, निषाद का पूरा नाम है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बात करूं मैं इस निषाद की स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। लेकिन इसको लॉन्च करने का कार्य या इसको पब्लिश करने का कार्य या फिर लोगों तक इसे पहुंचाने का जो कार्य है वो 13 मई सन 1977 को किया गया था। कब किया गया था, 13 मई सन 1977 को, 13 मई सन 1977 को 1977 में से क्या कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च करने का कार्य कौन करता है, तो DSIR करता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च करता है। और यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि कहाँ करता है, तो ये दिल्ली में करता है, ठीक है ना। दिल्ली में इसको क्या करता है भाई, नई दिल्ली में इसको लॉन्च करने का कार्य करता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये तो छोटी सी बात थी निषाद के बारे में। बात कर लेते हैं DSIR के बारे में। DSIR का पूरा नाम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी, DSIR का जो पूरा नाम है दोस्तों वो किस नाम से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो किस वर्ष की गई थी, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना इसकी जो स्थापना है वो 4 जनवरी, कब, 4 जनवरी 1985 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सन 1985 में इसको स्थापित किया गया था। स्थापना भी कहाँ की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर भाई, नई दिल्ली में इस DSIR की स्थापना की गई थी। जो DSIR शुरुआत में किसका सहयोग करता है, डेलनेट का सहयोग करता है। निषाद और DSIR दोनों ही संस्थाएं क्या करती है, दोनों ही संस्थाएं आपके डेलनेट को
सहयोग प्रदान करने का कार्य करती है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं बाद में इसे किसका सहयोग प्रदान किया गया था, यानी कि बाद में इसे सहयोग प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन कर रहा था। तो डेलनेट को बाद में सहयोग, डेलनेट को बाद में किसका सहयोग प्राप्त था। डेलनेट को बाद में किसका सहयोग प्राप्त था। तो आपको यहाँ से तीन संस्थाएं ध्यान रखनी है। कितनी संस्थाएं, तीन संस्थाओं का नाम ध्यान रखना है। पहली संस्था का नाम आता है यहाँ से, पहली संस्था है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्या नाम है भाई पहली संस्था का? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को हम किस नाम से जानते हैं भाई? निक के नाम से जानते हैं, NIC, निक के नाम से, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से जानते हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नाम से। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी किस वर्ष बनता है? तो 1976 में बनता है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1976 में की जाती है। दूसरी संस्था का आपको यहाँ से नाम ध्यान रखना है भाई। दूसरी संस्था है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। जो दूसरी संस्था है वो कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरी संस्था का नाम है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। क्या नाम है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको यहाँ से नाम ध्यान रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दूसरी संस्था हो गई, ठीक है ना। यानी कि बाद में देखो, पहले तो डेलनेट को सहयोग कौन प्रदान करता है? पहले करता है निषाद और उसके साथ में DSIR। लेकिन जब ये दोनों ही क्या करते हैं भाई, सहयोग देना बंद कर देते हैं, तो बाद में इसको सहयोग कौन देता है? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि निक देता है, ठीक है ना। निक बोले तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और दूसरी जो संस्था है वो क्या नाम है उसका? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। इसको कहते हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। दूसरा क्या है आपका? सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब की जाती है? तो सन 1988 और 89 के बीच में, यानी कि मध्य में इसकी स्थापना की जाती है। ये भी कहाँ का विभाग है? तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो भी दिल्ली में की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं तीसरे विभाग की। तीसरा जो विभाग है जो इसको हेल्प करता है, इसको सहायता प्रदान करता है, उसका नाम है सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्या नाम है भाई? सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये क्या करता है भाई? ये भी इसको हेल्प करने का कार्य करता है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हम क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये क्या है भाई? सूचना संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाता है। यानी कि ये तीनों ही क्या करती है भाई? तीनों ही संस्थाएं किसको सहयोग करती है? तो ये तीनों ही संस्थाएं आपकी सहयोग करती है डेलनेट को, ठीक है ना। बाद में इन निम्न तीन संस्थाओं द्वारा बाद में डेलनेट को बाद में निम्न संस्थाओं द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, सहयोग
प्रदान किया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रदान किया गया। तो 3 संस्थाएं हैं, तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। पहली संस्था का नाम है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये तीनों ही डिपार्टमेंट क्या करते हैं, तीनों ही डिपार्टमेंट हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं किसकी, तो आपके डेलनेट की सहायता करते हैं ये, ठीक है ना। उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, संचार सामग्री उपलब्ध करवाना, या फिर जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट है वो उपलब्ध करवाना, संसाधन उपलब्ध करवाना, ये सारे कार्य किसके हैं भाई, इन तीनों विभागों के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में देखिए बात करते हैं डेलनेट को, चलो बना भी दिया, सहयोग भी कर दिया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से इसको बनाया गया था, ये तो हम जान ही नहीं पाए अभी तक। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। और उद्देश्य में जब इसको स्थापित किया गया था उस समय इसके केवल और केवल 2 ही मूल उद्देश्य थे। 2 मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। पहला उद्देश्य था दिल्ली में पुस्तकालयों का क्या करना भाई, विकास करना। पहला उद्देश्य था दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना। दिल्ली में क्या करना, पुस्तकालयों का विकास करना, दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना। और दूसरा जो इसका पर्पस था दोस्तों वो क्या था, थर्ड का डेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट का ये एक डिपार्टमेंट है, तो आप इसको बता सकते हो, आप लोग भी बता सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, लेकिन हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बिहार की देख सकते हो, ठीक है ना, सबकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग ये क्या है भाई, मंत्रालय है, ठीक है ना, राज्य स्तरीय। तो यहाँ से हमें जो डेट ध्यान रखनी है वो दिल्ली की ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आप गूगल करोगे मिल जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ से। तो दिल्ली में पुस्तकालय को क्या करना, विकास करना। और इसका दूसरा उद्देश्य किससे रिलेटेड था, संसाधन सहभागिता से रिलेटेड था, यानी कि पुस्तकालयों के लिए क्या करना भाई, दिल्ली में पुस्तकालयों के लिए संसाधन सहभागिता स्थापित करना। दिल्ली में क्या करना, दिल्ली में पुस्तकालयों के लिए क्या करना, दिल्ली में पुस्तकालयों के लिए संसाधन सहभागिता स्थापित करना। संसाधन सहभागिता स्थापित करना। संसाधन सहभागिता आप जानते ही हो, मिलजुल कर कार्य करना। अगर मान लीजिए किसी पुस्तकालय के पास किसी भी सामग्री की कमी है तो उसे दूसरे पुस्तकालय से उधार लेकर पाठक को उपलब्ध करवाना, यही क्या होती है, एक तरीके की संसाधन सहभागिता होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहीं पढ़ा भी होगा, अलेक्जेंड्रिया और परगमन दो क्या होते हैं, 2 विश्वविद्यालय होते हैं जो आपस में अपने पुस्तकालयों के लिए क्या करते हैं, आदान प्रदान की जो प्रणाली है उसको शुरू करते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है आपकी संसाधन सहभागिता की, ठीक है ना। इसके साथ ही देखिए ये क्या हो गया, इसके उद्देश्य हो गया कि जब इसको स्थापित किया गया था उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य था दिल्ली में पुस्तकालयों का विकास करना, और साथ ही साथ दिल्ली में पुस्तकालयों के लिए संसाधन सहभागिता का क्या करना भाई, संसाधन सहभागिता स्थापित करना, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पिट्सबर्ग में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे हम बात करते हैं उद्देश्य के बाद में। हम जो चर्चा करने वाले हैं उद्देश्य के बाद, और उद्देश्य के बाद में आपको ध्यान रखना है। देखिए एक बार इसकी बेसिक सी हम जो जानकारी है वो ले लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले जैसे कि जो डेलनेट है दोस्तों, उस डेलनेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डेलनेट और डेलनेट के बारे में छोटी सी जानकारी जो है वो हम शॉर्ट रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी रामायण लिखने की जगह हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट रूप में इसका जो विवरण है वो लिख लेते हैं। जैसे कि जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, यानी कि पुराने समय में जब इसको स्थापना की गई थी उस समय इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम क्या था भाई, पुराना नाम था इसका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली क्या था भाई, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। वर्तमान नाम क्या है, तो वर्तमान नाम भी ध्यान रखना है। वर्तमान में इसका नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अच्छा, ये नाम जो है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बनने वाला है आपका कि ये जो नाम है दोस्तों, नया जो पुराने से नया जो नाम दिया गया था ये किस वर्ष परिवर्तित किया गया था, ठीक है ना। ये नाम आपको ध्यान रखना है कि इसका जो नामकरण है दोस्तों वो किस वर्ष चेंज किया गया था, किस वर्ष बदला गया था। तो यहाँ से इसकी एक डेट ध्यान रखनी है आपको। जो नाम परिवर्तित किया गया था वो किया गया था 13 सितंबर
13 सितंबर सन 2000 को इसका जो नाम है दोस्तों वो बदल दिया गया था, ठीक है ना। पहले नाम क्या था, पहले नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, और वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया है। स्थापना कब होती है, तो स्थापना 1988 को होती है, ठीक है ना। स्थापना कब होती है, 1988 को इंडिया इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में, इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना है स्थापना, और स्थापना जो है दोस्तों कब की जाती है, स्थापना की जाती है 1988 में। किस नाम से कहाँ की जाती है, तो इसकी स्थापना जो है वो इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल, इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी के रूप में, सेंट्रल लाइब्रेरी, इंडिया इंटरनेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। दिल्ली में इसकी क्या की जाती है भाई, स्थापना की जाती है। साथ ही आपको ध्यान रखना है इसका पंजीकरण, पंजीकरण, और पंजीकरण जो है दोस्तों वो कब किया जाता है, तो पंजीकरण की देखिए आपको दो डेट मिलती है यहाँ से। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 1992 को, अभी मैंने बताया था आपको 1992 को इसका पंजीकरण या इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखने वाली बात है इसकी जो स्पेसिफिक डेट है उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से 30 जून 1992, ठीक है। 30 जून सन 1992 को इसका क्या कर दिया गया था भाई, रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे और बात करते हैं इससे रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में। यहाँ से बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। टैगलाइन, इसकी टैगलाइन क्या है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। टैगलाइन है दोस्तों, इसकी टैगलाइन क्या है, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, इसकी क्या है टैगलाइन है, ठीक है। नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेटवर्किंग नॉलेज इन, नेटवर्किंग नॉलेज इन, नॉलेज इन साउथ एशिया, साउथ एशिया, नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, इसकी क्या है टैगलाइन है। और ये टैगलाइन आपको जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया के नाम से इसकी टैगलाइन बनाई गई है। साथ ही हम बात कर लेते हैं भाई इसके अध्यक्ष और इसके निर्देशक के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। और प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों वो किसे बनाया गया था, तो प्रथम अध्यक्ष में नाम करना सामने आता है यहाँ से एक व्यक्ति का, एच के कोल। क्या नाम सामने आता है, एच के कोल नामक व्यक्ति को क्या बनाया था, इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना, एच के कोल। बात करूं मैं इसका वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों वो श्री जय कुमार को बनाया गया है। किसको, श्री जय कुमार नामक जो व्यक्ति है उसको क्या बनाया गया है, श्री जय कुमार, श्री जय कुमार इसका क्या है वर्तमान में अध्यक्ष है, जो कि 2022 में इसका प्रेसिडेंट बनता है, और 2024 तक इसका क्या है भाई कार्यकाल रहने वाला है, ठीक है ना। आगे हम बात करें इसके वर्तमान निदेशक की, वर्तमान निदेशक, वर्तमान निदेशक की। और वर्तमान निदेशक का जो नाम है दोस्तों वो क्या है, तो वर्तमान निदेशक का नाम है डॉक्टर संगीता कौल। क्या नाम है भाई, डॉक्टर संगीता कौल, डॉक्टर संगीता कौल। संगीता कौल नामक जो महिला है वो क्या है भाई इसकी वर्तमान निदेशक है, और इसका कार्यकाल भी क्या है, एज इट इज है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करें यहाँ से, तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है आपको कि किस वर्ष डेलनेट की सिल्वर जुबली, डेलनेट का सिल्वर जुबली ईयर बनाया गया था, ठीक है ना। ये बेसिक से प्रश्न है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपको किस वर्ष डेलनेट का सिल्वर जुबली ईयर बनाया गया था। साथ ही आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस वर्ष डेलनेट की 25वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सन 2017 में, 2017 में डेलनेट की, डेलनेट का सिल्वर जुबली ईयर, डेलनेट का क्या बनाया गया भाई, सिल्वर जुबली ईयर बनाया गया, सिल्वर जुबली ईयर मनाया गया, या फिर इसको कह सकते हैं हम क्या भाई 25वीं वर्षगांठ मनाई गई, 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से डेलनेट के बारे में और बेसिक बातें, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में, यानी कि जब डेलनेट को एस्टाब्लिश किया गया था उस समय डेलनेट एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, क्योंकि ये उस समय क्या करता था, केवल और केवल दिल्ली के पुस्तकालय को जोड़ने का कार्य करता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ वर्तमान समय की, तो वर्तमान में डेलनेट वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ये देश विदेश के कई पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना।
तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, कोई इशू नहीं है, आराम से अपनी जो नोटबुक है उसमें आप नोट करते रहिए कि आपको लिखना क्या है। यहाँ से आपको लिखना है कि डेलनेट प्रारंभ में या शुरुआत में, आपको लिखना है डेलनेट डेलनेट प्रारंभ में, डेलनेट प्रारंभ में मैन श्रेणी का नेटवर्क था, मैन श्रेणी का नेटवर्क था। ठीक है, मैन श्रेणी से मतलब मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, मैन श्रेणी का नेटवर्क था। क्यों था, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि मैन श्रेणी का नेटवर्क क्यों था या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो क्यों था। तो क्यों, इसका रीज़न ये है कि उस समय ये केवल क्या करता था भाई, केवल दिल्ली के पुस्तकालयों को, केवल दिल्ली के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता था, केवल दिल्ली के पुस्तकालयों को क्या करता था भाई, दिल्ली के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता था, पुस्तकालयों को क्या करता था, आपस में जोड़ने का कार्य करता था, आपस में जोड़ने का कार्य, जोड़ने का कार्य करता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, करता था। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से वर्तमान समय की, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में डेलनेट आपको पूछा जा सकता है, दोनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थापना के समय डेलनेट किस प्रकार का पुस्तकालय नेटवर्क था, या स्थापना के समय डेलनेट जो है वो किस श्रेणी का नेटवर्क था। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के समय ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क था, यानी कि मान श्रेणी का नेटवर्क था, और वर्तमान समय में ये वॉन श्रेणी का नेटवर्क है। तो वर्तमान में डेलनेट वॉन श्रेणी का नेटवर्क है, वॉन श्रेणी का नेटवर्क है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वॉन श्रेणी का क्या है, वॉन श्रेणी का नेटवर्क है। वॉन श्रेणी का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिक से देखिए, कई बार तो ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, मैन का तात्पर्य क्या है, वॉन का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है ना। अच्छा, वाइड एरिया नेटवर्क क्यों है, इसका रीज़न भी ये देखिए यहाँ से कि वर्तमान में ये वॉन श्रेणी का नेटवर्क क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो ये वर्तमान में क्या करता है, देश विदेशों के पुस्तकालयों को क्या करता है, देश विदेशों के पुस्तकालयों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, को क्या करता है भाई, आपस में जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का क्या करता है भाई, जोड़ने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए ये क्या है भाई, वर्तमान में वॉन श्रेणी का नेटवर्क है। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं वर्तमान में डेलनेट जो है वो दोस्तों किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि वर्तमान में डेलनेट किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्तमान में किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि डेलनेट जो है वो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ध्यान क्या रखना है कि डेलनेट वर्तमान में डेलनेट वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसके अंतर्गत, तो वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो भी हम यहाँ से क्या कर लेंगे भाई, नोट कर लेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन कार्य कर रहा है, के अधीन कार्य कर रहा है। ठीक है ना, के अधीन कार्य कर रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कार्य कर रहा है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेलनेट वर्तमान में किसके अधीन कार्य कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन ये क्या कर रहा है, वर्तमान में कार्य कर रहा है। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको, डेलनेट के द्वारा दोस्तों ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस भी शुरू की गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, यानी कि डेलनेट के द्वारा, डेलनेट के द्वारा, डेलनेट के द्वारा ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, इंटर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी लोन सेवा डेलनेट के द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, और ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा का जो प्रारंभ है दोस्तों, इस सेवा का प्रारंभ, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, और इसका जो प्रारंभ है दोस्तों, वो प्रारंभ कब किया गया था, इसका प्रारंभ जो है वो 1997 में किया गया था, ठीक है ना, 1997 में। अच्छा, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा होती क्या है, तो ऑनलाइन स्वरूप में किन्हीं पुस्तकालय को क्या करना भाई, पुस्तकें उधार देना ही क्या होता है, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा होती है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको यहाँ से ध्यान रखना है, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि विश्व का सबसे बड़ा व सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं आप, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क। तो यहाँ से देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ से किसके बारे में, तो डेलनेट के द्वारा ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा, और ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा होती क्या है, तो ऑनलाइन स्वरूप में अन्य पुस्तकालयों को या अन्य संस्थाओं को क्या करना, पुस्तकें या फिर आपका जो संसाधन है वो क्या करना भाई, उधार देना, ठीक है ना। ये क्या होती है, ऑनलाइन इंटर लाइब्रेरी लोन सेवा होती है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं हम यहाँ से किसके बारे में, डेलनेट। डेलनेट भारत का सबसे बड़ा और पहला, नाम क्या ध्यान रखना है भाई आपको, डेलनेट, डेलनेट, और डेलनेट के बारे में क्या, डेलनेट भारत का, भारत का, भारत का सबसे, डेलनेट भारत का क्या भाई, डेलनेट भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व सबसे पुराना, व सबसे पुराना, सबसे पुराना, पुराना, सबसे पुराना क्या भाई, सबसे पुराना पंजीकृत, सबसे पुराना पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क है, पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क है, पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। लेकिन आपको यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का सबसे पुराना, हाँ जी ममता जी का जवाब आ गया, जैसे कि विश्व का सबसे, जैसे सतपाल जी का जवाब आ गया है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी नेटवर्क, मैंने आपको पढ़ाया भी था, लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं इस क्लास को वर्तमान में, लेकिन जवाब सिर्फ 2 ही बंदों का आया है। इसका रीज़न क्या है कि या तो आप शायद पढ़ते नहीं होंगे, या फिर जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो आपको समझ में नहीं आता होगा, कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ से मुझे बता सकते हो कि या तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो आपको समझ में नहीं आता, या फिर आप शायद पढ़ते नहीं हो, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी क्वेरी है आपकी हम बता सकते हो, आप उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो डेलनेट भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्या है भाई, पंजीकृत, देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, पंजीकृत पुस्तकालय नेटवर्क है, ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है यहाँ से, जैसे मैं बता चुका हूँ विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क, विश्व का क्या भाई, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे बड़ा व सबसे पुराना, सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क, पुस्तकालय नेटवर्क, सबसे बड़ा और सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है। मैंने कल परसों तो बताया था आपको, OCLC, ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर पुराना नाम है, और वर्तमान नाम क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। स्थापना कब होती है, 1967 में होती है, 5 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए यहाँ से। इसके साथ ही देखिए बात करते हैं आगे, आगे आपको प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि देखिए इसके अलावा कि दक्षिणी एशिया का प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, आपको प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी एशिया का क्या भाई, दक्षिणी एशिया का, दक्षिणी एशिया का प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क, दक्षिणी एशिया का, दक्षिणी एशिया का प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क, प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क, प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क, दक्षिणी एशिया का प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ये भी डेलनेट है,
दक्षिणी एशिया का प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? और डेलनेट है। साथ ही साथ आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि वर्तमान में इस डेलनेट के लगभग 7,000 क्या है भाई, 7,000 सदस्य है वर्तमान में, इसके 7,000 सदस्य है। साथ ही साथ आपको यहाँ से प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में डेलनेट में जो वर्गीकरण और सूचीकरण का कार्य किया जाता है वो किन पद्धतियों पर किया जाता है? वर्गीकरण और दूसरा कार्य आता है आपका सूचीकरण का। वर्गीकरण और सूचीकरण का जो कार्य है वो किन प्रणालियों के पर आधारित है? ठीक है ना। तो वर्गीकरण का कार्य यहाँ से डीडीसी के अनुरूप यानी डेवी डेसिमल के अनुरूप, और सूचीकरण का कार्य ACR2 के अनुरूप किया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 7,000 मेंबर्स है वर्तमान में, दक्षिणी एशिया का एक प्रमुख पुस्तकालय नेटवर्क है ये, ठीक है ना। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क। तो यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का प्रथम, क्या ध्यान रखना है? भारत का प्रथम, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम स्थानीय स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क, भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क। तो भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क जो है दोस्तों, उसका नाम आता है क्लिबनेट। क्लिबनेट, क्लिबनेट। और क्लिबनेट बनता कब है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे इसका पूरा नाम मैं बता देता हूं आपको, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। वैसे भारत का ये पहला क्या था भाई? पहला पुस्तकालय नेटवर्क था एक स्थानीय तौर पर, ठीक है ना। लेकिन इसका पंजीकरण नहीं हो सका और ये आगे तक नहीं चल सका। 1986 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है भाई। ये ममता जी ने जवाब दिया यहाँ से 1986। देखिए कब बनता है? 1986 में बनता है क्लिबनेट, ठीक है ना। तो क्लिबनेट कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क 1986 में बनता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सका था, इसलिए क्या है, इसलिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेटवर्क कौन सा है? इसलिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, देखिए मैंने यहाँ लिखा है सबसे बड़ा और सबसे पुराना नेटवर्क कौन सा है? तो यहाँ से आपका डेलनेट है। स्थापना कब होती है? 1988 में, पंजीकरण 1992 में। आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं। ये हो गया भारत का प्रथम स्थानीय पुस्तकालय नेटवर्क। आगे बात करते हैं किसके बारे में? डेलनेट के प्रकाशनों के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई? प्रकाशनों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से प्रकाशन डेलनेट के द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में भी एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ से नाम आता है डेलनेट न्यूज़लेटर। क्या नाम आता है? डेलनेट न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर, डेलनेट न्यूज़लेटर। डेलनेट न्यूज़लेटर के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका प्रकाशन, सबसे पहले हम बात करेंगे इसका प्रकाशन। और प्रकाशन जो है दोस्तों वो किस वर्ष से किया जा रहा है? तो यहाँ से आपको डेट ध्यान रखनी है, 1994 से, 1994 से इसका प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखनी है आपको, इसकी आवृत्ति। क्या ध्यान रखनी है? इसकी आवृत्ति। और इसकी आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये मासिक रूप में प्रकाशित किया जाता है। दो ही बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसका जो प्रकाशन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ से। दूसरा इसका प्रकाशन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है ना। दूसरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स। और डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है दोस्तों, इसका प्रकाशन कब से किया जा रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाशन बात करूँ मैं यहाँ से प्रकाशन की, तो इसका जो प्रकाशन है वो 1992 से किया जा रहा है। बात करूँ मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी कोई फिक्स आवृत्ति नहीं है, ठीक है ना। बिना किसी आवृत्ति के ये प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आवृत्ति इसकी कोई फिक्स नहीं है। तीसरी मैं बात करता हूँ यहाँ से, इसका जो तीसरा प्रकाशन है उसके बारे में। तीसरा प्रकाशन कौन सा है? तो तीसरे प्रकाशन के बारे में आपको ध्यान रखना है नेकलीन। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेकलीन, नेकलीन यानी कि नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। तीसरा जो इसका प्रकाशन है नेक्स्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? नेकलीन के बारे में। तीसरे नंबर का प्रकाशन है, देखिए नेकलीन, नेकलीन। और नेकलीन की मैं बात करूँ यहाँ से, तो सबसे पहले नेकलीन का पूरा नाम, नेकलीन का पूरा नाम होगा नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन
ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या हो जाएगा भाई? नेशनल 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 कन्वेंशन ऑन नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ये क्या है दोस्तों? नेकलिन एक प्रोग्राम है जो कि प्रत्येक वर्ष जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। पहले इसका जो आयोजन है प्रत्येक वर्ष अलग अलग शहरों में किया जाता था, और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो शुरुआत 1998 को की गई थी। यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, नेकलिन की जो शुरुआत है दोस्तों वो शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसको शुरू करने का कार्य 1998, 1998। आवृत्ति की मैं बात करूं यहाँ से, तो इसकी आवृत्ति कैसी है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इसकी आवृत्ति जो है दोस्तों वो क्या है? वार्षिक है। प्रत्येक वर्ष इस नेकलिन का आयोजन किया जाता है। नेकलिन देखिए किसका प्रोग्राम है? जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ से। नेकलिन किसका प्रोग्राम है? डेलनेट का है। देखिए नेकलिन हो गया, प्लानर हो गया, कैलिबर हो गया, तीनों ही प्रोग्राम्स के बारे में प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि नेकलिन किसका प्रोग्राम है, कंफ्यूजन नहीं होना है। पहले मैंने बताया आपको, कैलिबर बताया, प्लानर बताया, लेकिन नेकलिन और किसके बारे में? नेकलिन, प्लानर और कैलिबर तीनों के बारे में ध्यान रखना है। नेकलिन डेलनेट का प्रोग्राम है। नेकलिन का प्रथम नेकलिन कब आयोजित किया गया था? 1998, 1998 में। साथ ही पूछा जा सकता है कि नवीनतम जो नेकलिन है वो कब आयोजित किया गया था? तो नवीनतम जो नेकलिन है वो सन 2022 को आयोजित किया गया था, ठीक है ना। पूरा मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से नेकलिन अभी तक आए। साथ ही आपको पूछा जा सकता है कि नेकलिन का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के नाम से इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यहाँ से आवृत्ति कैसी है? वार्षिक है। अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। नेकलिन की शुरुआत हो जाती है 1998 में। साथ ही आपको ध्यान रखना है नेकलिन की आवृत्ति कैसी है? नेकलिन की आवृत्ति जो है दोस्तों वो किस प्रकार की है? तो आपको ध्यान रखना है नेकलिन की आवृत्ति आपकी वार्षिक है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं प्रथम नेकलिन की, यानी कि पहला नेकलिन जो है दोस्तों वो किस वर्ष और कहाँ आयोजित किया गया था, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो पहला नेकलिन 1998 को आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ प्रथम नेकलिन की। प्रथम नेकलिन, प्रथम नेकलिन, और प्रथम नेकलिन जो है वो 16 से 18 नवंबर सन 1998 को, प्रथम नेकलिन का जो आयोजन है वो 16 से लेकर 18 नवंबर 1998 को कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये पहला नेकलिन था, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ से। प्रथम नेकलिन हो गया। आपको पूछा जा सकता है नवीनतम नेकलिन, नवीनतम नवीनतम नेकलिन, नवीनतम नेकलिन। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेलनेट द्वारा जो नेकलिन आयोजित किया गया था वो कौन से नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना कि नवीनतम नेकलिन जो कि 2022 में आयोजित किया गया था वो 25वें नंबर का नेकलिन था, ठीक है ना। तो नवीनतम नेकलिन कौन से नंबर का था? 25वां था। यह बात आपको ध्यान रखनी है, 25वां नेकलिन। और 25वां नेकलिन जो है दोस्तों वो कब आयोजित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है 14 से लेकर 16 दिसंबर। कब? 14 से 16 दिसंबर, 14 से लेकर 16 दिसंबर, 14 से 16 दिसंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। अब यहाँ से पूछा ये जा सकता है कि कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है ना। भाई कहाँ आयोजित किया गया था? तो नवीनतम जो नेकलिन है दोस्तों, नवीनतम नेकलिन 2022 में 25वें नंबर का था और ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको यहाँ से स्थान जो है दोस्तों वो स्थान के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए स्थान के बारे में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है इसका कोई स्थान नहीं था, ठीक है ना। ये किस रूप में आयोजित किया गया था? ऑनलाइन, ऑनलाइन स्वरूप में इसका आयोजन किया गया था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो 24वां जो नेकलिन है दोस्तों वो 24वां नेकलिन कब आयोजित किया गया था? 24वां नेकलिन 2021 को आयोजित किया गया था और ये 6 से लेकर 8 दिसंबर के मध्य। देखिए 24वां भी मैं लिख देता हूँ यहाँ से, 24वां 6 से 8 दिसंबर, 6 से 8 दिसंबर
2021 को आयोजित किया गया था, और ये भी किस रूप में था, ये भी ऑनलाइन स्वरूप में था, ठीक है ना। जब से कोविड आया है तब से लेकर ये सारी चीज़ें क्या हो गई है भाई, ऑनलाइन हो गई है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है यहाँ से 2020 का जो नेकलिन आयोजित किया गया था, वो नेकलिन गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है ना। 2020 का जो नेकलिन है, 2020 का नेकलिन वो कब कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2020 का जो नेकलिन है वो गोवा में आयोजित किया गया था, और ये 23वां नंबर का नेकलिन था, ठीक है, 23वां नेकलिन, ठीक है, 23वां नेकलिन। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, गोवा में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था गोवा में, तो आपको ध्यान रखना है 18 से लेकर 20 सितंबर के मध्य। कब भाई, 18 से 20 सितंबर के मध्य, 18 से 20 सितंबर सन 2020 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो ध्यान ये रखना है गोवा में आयोजित किया गया था, गोवा में, ठीक है। तो ये प्रश्न है किस रिलेटेड, नेकलिन से रिलेटेड। पूरा नाम, नेकलिन किसका प्रोग्राम है, प्रथम नेकलिन कब आयोजित किया गया था, हाल ही का जो नेकलिन है वो कब आयोजित किया गया था, या अंतिम जो ऑफलाइन नेकलिन है वो कहाँ आयोजित किया गया था। कई प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो अंतिम ऑफलाइन जो नेकलिन है दोस्तों वो कहाँ किया गया था, गोवा में आयोजित किया गया था। उसके बाद में 2020 के बाद में जितने भी नेकलिन आए हैं, अभी तक 2 नेकलिन हुए हैं, और दोनों नेकलिन ही ऑनलाइन स्वरूप में हुए हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि इससे ये जो नेकलिन जो आयोजित होता है दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट करने का जो कार्य है वो इसका कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो गई, यहाँ से 2-4 चीज़ें इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं। डेलनेट के सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, किसके सॉफ्टवेयर की, डेलनेट के सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इसके नाम ध्यान रखने हैं सॉफ्टवेयर के। देखिए कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, उनका जो नाम है वो थोड़ा सा सेम सा होता है, उस वजह से हम क्या हो जाते हैं, वहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम लेता हूँ मैं यहाँ से, डेल प्लस। क्या नाम है भाई, डेल प्लस, डेल प्लस। डेल प्लस, ये क्या है भाई, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। डेल प्लस क्या है, सॉफ्टवेयर है। और ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों ये कहाँ कार्य करता है, डेल प्लस। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है, और ये कहाँ कार्य करता है, तो आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर छोटे व मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है। कैसे पुस्तकालयों के लिए, छोटे व मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए, मध्यम आकार, छोटे व मध्यम आकार वाले पुस्तकालयों के लिए, वाले पुस्तकालयों के लिए क्या है भाई, पुस्तकालयों के लिए ये उपयोगी है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना है, यह जो डेल प्लस सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये मार्क 21 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी क्या करता है, अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ध्यान रखना है कि यह मार्क 21, यह मार्क 21, मार्क 21 जैसे अंतर्राष्ट्रीय, मार्क 21 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी क्या करता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी अनुसरण करता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का क्या करता है, अनुसरण करता है, उनकी तर्ज पर क्या ये करता है, अनुसरण करता है, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही यहाँ से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों, वो ध्यान रखना है कि इसके कुल 10 मॉड्यूल है। इस सॉफ्टवेयर में कुल कितने मॉड्यूल है, तो 10 मॉड्यूल है। इस सॉफ्टवेयर में कुल 10 मॉड्यूल है। 10 मॉड्यूल भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे एक्यूजेशन है, क्लासिफिकेशन, एक्यूजेशन है, सर्कुलेशन है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है। इस प्रकार के कुल इसके कुल कितने मॉड्यूल है, कुल कितने मॉड्यूल पर कार्य करता है, तो ये 10 मॉड्यूल्स पे कार्य करता है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। आगे बात करता हूँ इसके दूसरे जो सेकंड नंबर का जो सॉफ्टवेयर है, दूसरे सॉफ्टवेयर की, इसका सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, डेल डोस, नाम ध्यान रखना है, डेल डोस। क्या नाम है, डेल डोस, डेल डोस। तीसरा आपको सॉफ्टवेयर ध्यान रखना है यहाँ से, डेल विंडोज़। क्या ध्यान रखना है, डेल विंडोज़, डेल विंडोज़। चौथा जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसका नाम ध्यान रखना है, डेल मार्क, डेल मार्क, डेल मार्क। देखिए सब में डेल डेल लगा हुआ है, तो आपको यहाँ से ध्यान पड़ जाएगा, ठीक है। पांचवें सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो यहाँ से डेल सिस, पांचवें सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल सिस, डेल सिस। और डेल सिस के बारे में देखिए थोड़ा सा, आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान रख लीजिए, इसका जो पूरा नाम है दोस्तों डेल सिस का, वो ध्यान रखना है, डेल नेट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या नाम ध्यान रखना है, डेल नेट
डेलनेट सिस्टम फॉर डेलनेट सिस्टम फॉर डेलनेट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस, फॉर्मेशन सर्विस, डेलनेट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस, ये इसका क्या है, पांचवा सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ, तो आप आगे एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखना है, क्या आगे एक चीज़ आप नोट लगा के लिख लेना। क्या लगा के लिखना है, नोट लगा के लिख लेना। एक सॉफ्टवेयर के बारे में लिखवा रहा हूँ, नोट लगा के ये बात यहाँ से लिख लेना, ठीक है ना। यहाँ से सॉफ्टवेयर का नाम आता है डेलमस, सॉफ्टवेयर का नाम क्या आता है, डेलमस, डेलमस, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर है डेलमस। डेलमस सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है, सबसे पहले तो आपको पूरा नाम ध्यान रखना है इसका, कि इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम क्या है। इस सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है दोस्तों डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है, डिफेंस डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, डिफेंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये कोबोल भाषा में लिखा गया है। ये इसकी खास बात है, कौन सी भाषा में, कोबोल भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, तो कोबोल, कोबोल या कोबाल भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। किस भाषा में लिखा गया है, कोबोल भाषा में लिखा गया है। साथ ही साथ मैंने नोट क्यों लगवाया है, क्योंकि ये किसका सॉफ्टवेयर है, ये देसी डॉग का सॉफ्टवेयर है। किसका सॉफ्टवेयर है, तो देसी डॉग का सॉफ्टवेयर है, देसी डॉग का सॉफ्टवेयर है, देसी डॉग। और देसी डॉग भी इस सॉफ्टवेयर को कब बनाता है दोस्तों, इस डेलमस को, ये ध्यान रखना है, 1988 को इसको लॉन्च करता है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी किसके बारे में, ये सारी बातें थी डेलनेट के बारे में। लाइब्रेरी नेटवर्किंग के नाम से आपका एक चैप्टर दिया गया है, जहाँ से आपको कई प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना है। तो ये था एक छोटा सा चैप्टर। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में आने वाले दिनों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।